कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा, आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं कुछ लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूं। अगर कभी भी मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम से मैं यहाँ से चले जाऊं तो आप लोग सेशन को संभालते रहिएगा। सेशन बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। सभी लोगों को प्रणाम करते हैं हम लोग और हम सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं तिवारी मैम को, शशि तिवारी मैम, आप कैसी हैं मैम? आपका गुड तबीयत इवनिंग कैसा सर। है? प्रणाम सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप पुनः आ रही हैं तो बहुत खुशी का बात है।
तो आप सर कब तक पहुंचेंगे पुणे? वो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप हमारे सर से मिल सकते हैं, जमदग्नि सर से, गाडगिल सर से। पूरा आयुर्वेद का समाज है वहाँ पे। हाँ आप वो तो है सर, पुणे में तो बहुत ज्यादा लोग हैं मतलब आयुर्वेद के। तो आप कहाँ रुक रही हैं, मतलब कोई प्रोग्राम में आ रही हैं कि स्पेशल कैसे आ रही हैं? नहीं प्रोग्राम में भी है, मेरे नंदोई रहते हैं। कहाँ पे? उनका सर चिचवड़ है क्या मोस्टली। चिंचवड़ में? तो चिंचवड़ में तो कितने सारे वैद्य हैं अपने। वो स्मिता देशमुख है मैम है, वो उधर ही रहती हैं अपने अच्छा, तो अपने वो चिचवड़ श्रद्धा भोसले में मैडम है, बहुत सारे लोग हैं वो हाँ डॉक्टर मैंने इसीलिए ग्रुप में मैसेज डाला है कि जो लोग होंगे तो मिलूंगी मैं। तो मैं उस डॉक्टर वक्त जब श्रुति पहुंच निगम को जाऊंगी तो जानती फिर हैं? मैं आपको फिर। हम्म। डॉक्टर श्रुति निगम मैडम को जानती हैं? हाँ जी सर। तो वो उधर ही रहती है ना, चिंचवड़ में ही रहती हैं। मैं उनका नंबर देता हूँ। अच्छा ओके। मिलनी अपने तो कम सर से आपसे मिलना था, कम चलिए देखते हैं क्या होता है, परमात्मा को क्या मंजूर है। अगर हो सके तो मैं मिल लूंगा। अभी बाकी चीज मेरे जो हाथ में है, वो तो हो ही जाएगा। जी सर जी। और हो थैंक सकता है यू। अनुरिता मैडम भी मिल रहे हैं, मैं भी मिल लूं। सर आप कहाँ रहते हैं? मैं खराड़ी चंदनगर, अच्छा खराड़ी, हाँ आपने एक दो ये बार बताया है सेशन में, मैं पुणे भूल जाती हूँ। एयरपोर्ट के पास में है। ओके। मेरे नंदोई का तो थोड़ा सा दूर है मेरे ख्याल से चिचवड़ तो। हाँ दूर है, लेकिन पुणे में ही है ना, मिल हाँ लेना। सर वो तो क्योंकि मैं वहां पर कई सारे जगह मुझे जाना है, तो मैं देखती हाँ हूँ कैसे कैसे और वो होता है, मिल ली तो बहुत देशमुख सर भी तो है अग्निकर्म वाले, उनसे भी मिल सकते हैं। अच्छा। वो एक माधवी नरोटे मैम जो आती थी, वो विद्यकर्म बता रही थी, उनसे भी हम्म। मिल। ओके सर। आप कितना दिन थैंक। के लिए आ रही है मैम? सर मैं वहां पर हूँ 29, 30, 31 और 1। हाँ तो आराम से सब जगह हो सकता है आपका। हाँ मैं कोशिश करूँ क्योंकि मुझे ओशो कम्युनिटी भी जाना है, और एक नेचुरोपैथी का सेंटर जो उर्ली कांचन में है, मेरी प्रायोरिटी में है कि मैं वहां भी जाऊंगी। थोड़ा सा हाँ विजिट करना था इन चीजों का, हाँ। क्योंकि सेंटर ओपन करना था एक दो चीजों का, तो तो उसके लिए उर्ली चाहिए था। कांचन हमारे घर के पास में ही है ना, वही रास्ता से ओके, है। बहुत सही। हाँ तो मैं आती हूँ सर। ठीक है। और आपको बिल्कुल। अनुरिता मैम भी मिल जाएंगी, अनुरिता मैम तो अभी एक दो दिन में सेटल हो जाएंगी। हाँ वो तो सर मैम से मिलना ही है। जी सर, थैंक यू सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, अचानक ही अनुरिता मैडम की मम्मी का हो गया, हाँ अचानक ही हो जी गया। सर, वो कल हम लोगों ने पढ़ा था। जी ठीक है। और जी। आपका स्वास्थ्य अच्छा है ना मैम, शशि मैम? हाँ जी सर, मेरा ठीक है, आप ठीक है? हाँ हाँ जी सर ठीक सर। है। उनको डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी से बात करते हैं। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी बोलिए सर। हाँ सर, कैसे हैं फादर आपके? अभी उनका ना नीचे का जो हील है, वहां पे 1 सेंटीमीटर हीलिंग होना बाकी है, बाकी सब हो गया कवर। और ऊपर ना 3 सेंटीमीटर बाकी है, स्किन आना बाकी है, बाकी बहुत सब हो बढ़िया, गया। बहुत बढ़िया। वो खाना आना खा रहे हैं अच्छे से? पहले वो पूरा दिन में 4 रोटी खाते थे, आज उन्होंने 10 रोटी खा लिया। अरे वाह वाह, बहुत वो बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे जैसे अग्नि बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे खा रहे भूख हैं, बढ़ और रहा, हीलिंग हाँ। भी फास्ट हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप कब तक पहुंचेंगे पुणे? वो मुझे नहीं पता, अभी इनका यहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल में कुछ काम है ना हमारा, वो अच्छा मम्मी अच्छा का डेथ सर्टिफिकेट भी बनवाना है, कुछ कुछ काम है, वो सब हो अच्छा जाएगा, अच्छा पापा का भी हो जाएगा तो फिर जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक सर, ठीक सर। और और सर इनकी। आपके पेशेंट लोग का बताइए कुछ सर। सर बढ़िया है सब पेशेंट, सर सब ठीक हो रहे हैं अच्छे से सर। और अभी थोड़ा पंच जरूर कम हो गया क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ पे। तो छोटे छोटे से कर्म चल रहे हैं अभी तो, शिरोधारा हो गया, नस हो गया, कटिबस्ती हो गया, जानुबस्ती हो गया। बाकी तो गर्मी इतनी है कि ये सब चीजें अभी बंद कर दी हैं। सर्वांग स्नेहन स्वेदन। क्योंकि सर रात में यहाँ आते नहीं लोग बाकी, रात में अपन जैसे बुलाओ अभी तो 8-9 बजे कोई नहीं आता। यहाँ तो हाँ 7-8 बजे तक का टाइम है हमारे यहाँ, उसके बाद सब बंद हो जाता है। हाँ तो ठीक बढ़िया चल रहा है सर, सब बढ़िया। जी सर। ठीक है, बहुत जी अच्छा सर। लगा सर आपसे बात करके। जी सर। और डॉक्टर अर्चना मैम कैसी हैं? अर्चना मैम, आपके बच्चे के लिए आपने आगे क्या सोचा है, क्या पढ़ाना है उनको? अर्चना मैम, डॉक्टर अर्चना मैम नासिक की मैम, आप सुन हाँ रही है क्या?
हाँ बोलिए सर, बोलिए। आप उनके लिए क्या सोचे हैं, आपके बच्चे के लिए एमबीबीएस कराना है, बीएमएस कराना है, इंजीनियरिंग, सर क्या वो सोचे हैं? सर वो तो इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं सर। हमें तो लग रहा था डॉक्टर फील्ड में जाए, लेकिन वो तो उसने तो जेई करना है वो सर उसको। अच्छा अच्छा, जो इंटरेस्ट है वहां भेजना चाहिए। हाँ हाँ सर, उन्होंने चॉइस भी कर लिया और उनके क्लासेस भी स्टार्ट हो गए 11th के। अच्छा, और अर्चना मैम आप कोई केस बताइए ना जो सुनने लायक है, जो बाकी लोग सीखने लायक है। हाँ जी सर। सर मेरे तो वही कॉम्पिटिटिव केस चल रही है इनफर्टिलिटी की अभी तो, और सर्वाइकल का भी। मैं पंचकर्म ही करती हूँ ज्यादा, जी। रेचन बस्ती वगैरह यही चालू है सर अभी भी। और अर्चना मैम आप कहाँ से पढ़ी हैं बीएमएस? सर मैं भारतीय विद्यापीठ से पढ़ी हूँ ना, भारतीय विद्यापीठ कब में। कब? सर 2001 में मेरा कंप्लीट हो गया इंटर्नशिप कॉलेज, और मैंने नासिक में फिर ट्रांसफर कर दिया था। बीच में बहुत गैप हो गया सर, मैंने 2016 से प्रैक्टिस स्टार्ट किया। तो आपने हमारी जोशी मैम से पढ़ा होगा, यशस्वी जोशी मैम जो संस्कृत पढ़ाती थी आपको। हाँ सर, हाँ सर। तो आपको उनसे डर लगता था? सर इतने साल बीत गए ना सर, इतना याद नहीं सर ज्यादा। अच्छा अच्छा, हाँ ऐसे सर। बोलते हैं कि वो ना बाइबल लेती थी ना तो एक ग्लास लेके बैठती थी और हाँ यहाँ बोलना नहीं चाहिए, बच्चे इतना डरते थे ना, रो रो के फिर वो बोलती थी पानी पियो। ऐसे डराती नहीं थी लेकिन बच्चे डरते थे उनसे। वो सर मुझे सर याद इतना है कि सारी लेडीज ही थे मुझे हाँ ये workers। तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे वो सर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। और हाँ ना मुझे एक बात की बहुत बुरा लगता था कि अभी तो पता नहीं कैसा है वहां पे, लेकिन वहां पे मैं थी ना तब आयुर्वेद का बिल्कुल कुछ भी नहीं था वहां पे। मतलब सिर्फ एलोपैथी का ही ट्रीटमेंट देते थे। और आयुर्वेद का मैंने देखा भी नहीं, आम पचकोटी भी देते नहीं देखा सर उनको कभी भी। तो मुझे आयुर्वेद और का बिल्कुल नॉलेज आप नहीं था लोग का सर। जो कॉलेज था वो होम्योपैथी कॉलेज और आयुर्वेद कॉलेज एक ही था ना शायद? हाँ सर एक ही था, होम्योपैथी और हाँ आयुर्वेद ही था, बीच में भी डेंटल था, और फर्स्ट तो एमबीबीएस का था। हाँ, और मतलब बहुत छोटे हॉस्पिटल जगह में भी शायद आयुर्वेद था। उसकी। जी। क्या सर? यस सर। हाँ, आप मेरे से शायद 1 या 2 साल बड़ी हैं, सीनियर हैं। मैं उस टाइम आया था तो मेरा 97 में एडमिशन है ना, तो उस टाइम पे होम्योपैथी और आयुर्वेद का बहुत छोटा छोटा वो मतलब स्पेस कम था, अभी तो अच्छा हो गया बहुत। सर वो डीम यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ ना तब मैं आई थी, तब भी स्टार्ट हुआ था उस साल। अच्छा अच्छा, तो मैंने लेकिन आप सर बहुत जब, इंटेलिजेंट है मैम, अर्चना मैम आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपने बहुत मेहनत किया है और ऐसा लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट बेसिक सारा क्लियर है मैम। नहीं सर मैंने मतलब जब भारतीय विद्यापीठ में थी ना सर, तब मैं हाँ मुझे आयुर्वेद का बिल्कुल पता नहीं था सर। और बीच में गैप भी हो गया है, थोड़ा सा बीमारी भी थी, मतलब बड़ा बीमारी था। तो बहुत ज्यादा मतलब गैप हो गया, बच्चा फिर तो बीमारी। आपने सीखा कैसे, इतना अच्छा बताती हैं आप? सर मैंने कुछ भी नहीं सर, मैंने डायरेक्ट हस्बैंड बोले कि मैं एलोपैथी प्रैक्टिस कर रही थी सर। तो हाँ एलोपैथी प्रैक्टिस करते करते ही मुझे बड़ी बीमारी, मतलब ये हो गया, इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसके बाद हाँ ऑपरेट हो गया बड़ा, बाद में बहुत ज्यादा गैप हो गया सर। उसके बाद गैप होने के बाद मैं बोली हस्बैंड को मुझे ओपीडी स्टार्ट करना है, तो वो बोले कि नया कुछ स्टार्ट कीजिए। तो हाँ। मैंने सर एडमिशन लिया पंचकर्मा में। अच्छा, ये कॉलेज है यहाँ पे, गणेशवाड़ी कॉलेज, वहाँ पे एडमिशन लिया सर मैंने। तो क्या सिर्फ चीज? पंचकर्मा का ही सीखा सर, और पंचकर्मा करते करते मैं सर मैंने बाकी ओपीडी में जाती थी सर, और थोड़ा थोड़ा सा तो सीख लेती थी सर। पंचकर्म का क्या डिप्लोमा कोर्स किया आपने? हाँ सर पीजीपीपी? फेलोशिप कोर्स किया सर 1 साल का। और तभी हाँ मैं बीच बीच में जो स्टूडेंट सीख रहे थे ना, मुझे वहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा लगा ये गणेशवाड़ी का, कि वो लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों को भी सारा प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे थे। मतलब एक साइड में तो थियोरेटिकली पढ़ते थे, एक साइड में प्रैक्टिकली भी उनको पेशेंट दिखाए जाते थे, उनको पंचकर्मा भी दिखाया जाता था। और मैं जब हमारे काल में तो मैं पंचकर्मा मतलब सिर्फ बस थी क्या, ये सिर्फ मतलब लर्न ही किया था, ये मैंने देखा भी नहीं, एक भी पेशेंट नहीं देखा था मेरे कॉलेज में मैंने। अगर आपने इतना क्या, होता। मैंने नहीं देखा था, मैं अष्टांग कॉलेज में था ना, मैं हाँ सर। अष्टांग कॉलेज में जितने भी दिन था सर मैंने एक बहुत भी बुरा लगता है। हाँ सर। बस्ती नहीं देखा था, मैंने रक्त मोक्ष नहीं देखा था। सर इतना ऐसा मतलब हमारे टाइम अगर ये होता ना सर, हम मतलब बहुत आगे होते सर। फिर बाद में इतना गैप हुआ, और फिर ये आयुष दर्पण का मैंने ज्वाइन किया, लिंक आया, मुझे इतना बुरा लगा कि मुझे बहुत देर के बाद मिला लिंक। पहले मिलता तो और अच्छा होता सर, ऐसा भी लगा मुझे। जी। तो मैं अभी आप तो कब आयुष दर्पण पे आप कब आई मैम? अभी 5-6 महीने हो गए सर, नवंबर दिसंबर में आई थी मैं। अच्छा अच्छा, हम लोग तो 5-6 पूरा महीने। लॉकडाउन के लिए शुरू किए हैं। हाँ सर मुझे लिंक नहीं आया सर, मुझे लिंक आया
मैंने ऐसे ही कोई ज्वाइन बात किया नहीं। कि देखती हूँ अभी कैसा तो है। आप अभी तो मैं पुणे जाने के बाद टीका वचन शुरू करूंगा ना, तो फिर आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यस सर, यस सर। सर मुझे एक गृहिणी का बुक भी चाहिए, लेकिन मैं बाहर जाने वाली हूँ सैटरडे से, तो मैं आने के बाद लूंगी सर आपसे। हाँ, ये गृहिणी का बुक आपके पास होना ही चाहिए मैम, बहुत अच्छा किताब है ये। और इसलिए हाँ पूरा सर। बेसिक है ना, इसको समझ के आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका प्रैक्टिस 100 गुना बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा यस किताब सर, है। yes, तो हम ऐसे कॉलेज में सर पंचकर्मा कर रहे थे ना, तो बीच बीच में मतलब वो आम पचपड़ी दे रहे थे, लहसुन आदि वटी वो, तो वही सीख रहे थे। पंचकर्मा तो मैंने प्रैक्टिकली पेशेंट से ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस से ज्यादा ये हुआ अच्छा मेरा सर। अभी आपने बहुत मेहनत किया है मैम, बहुत मेहनत किया है, और आपका बेसिक कितना क्लियर है। आप जो भी बताती है ना, सब लोग सुनते हैं आपका। बहुत यस अच्छा है यस, आपका। थैंक यू सर। आपने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है सर, अभी तो इसके बाद बच्चों को इतना फायदा होगा, मतलब इतने सारे बच्चे डाइवर्ट हो जाएंगे सर ये में आयुर्वेद की तरफ, और इतना रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। स्टार्टिंग में जब पेशेंट आएंगे तब से ये बच्चे मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट देंगे सर, और उनको इतनी सफलता मिलेगी, फिर वो और पढ़ाई करके और आगे जाएंगे सर। हमारा तो गैप हो गया है, लेकिन इनका तो कोई बहुत बात अच्छा नहीं, होगा सर। आपने गैप से भी इतना आगे आई है, और आप इतना अच्छा कर रही हैं। इतना यस मतलब यस। खुशी होता है ना कि अर्चना मैम बोलती हैं तो सच में सबको अच्छा लगता है आपकी बात। किसी को भी पूछिए, यहाँ पे कितने भी बैठते हैं, सभी लोग अर्चना मैम को सुनना चाहते हैं। वो आपकी मेहनत है, आपका डेडिकेशन है आयुर्वेद के लिए। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू ठीक है। सर। हमारे जब मैं अष्टांग कॉलेज में था ना, तो हमारा सेकेंड ईयर में चरक संहिता की एक क्लास हुई थी, पूरी चरक संहिता की। और थर्ड ईयर में क्या था, तो 2 क्लास हुई थी बस पूरे। तो हम लोगों ने कॉलेज में नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है तो जमदग्नि सर के क्लिनिक में पढ़ा है। कॉलेज में पढ़ाते ही नहीं थे, टीचर लोग घूमते रहते थे इधर उधर, उनको पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं होता था। तो अभी ऐसा था, तो आज तो परिस्थिति बदल गया है, बहुत अच्छा हो गया अभी तो। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आप कुछ जी बोलना सर। चाहती हैं? हाँ सर, मुझे पूछना है, वो एक आज दो नया पाइल्स का पेशेंट आया। पाइल्स तो नहीं था सर, उसे लग रहा है कहीं मतलब जैसे कि लूज मोशन वगैरह हुए थे ज्यादा, तो उसका जो गुदा मार्ग है ना सर वो फट गया है, और वहां पे ना स्किन टैग हो गई है। तो वो मैंने देखा तो वो काफी टाइट था। तो मैंने आज उसको क्या कहते हैं कि दर्द हो रहा था ज्यादा, तो पहले मैंने उसको जाइलोकेन जेली लगा करके उसको अच्छे से, फिर मैंने बहुत ब्रेथ का गॉज पीछू रखा, लेकिन ज्यादा अंदर जा नहीं पाया। तो आई थिंक सर उसको डायलेशन की जरूरत है, और वो फटा फटा भी है, और उसकी स्किन टैग निकल गई है सर। तो सर मैं इसमें ऐसे कैसे इसमें अप्रोच करूँ मैं? नहीं, कभी कभी वहां पे सर्जिकल पार्ट करना पड़ता है, वो जो प्रोक्टोस्कोप वगैरह रहता है ना, उसकी सहायता से। और कभी कभी इंस्ट्रूमेंट की वजह से, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास भेजना होता है। जो आपसे होता है वो आप करिए, जो नहीं होता है वो आप एक्सपर्ट्स के पास भेज दीजिए। तो जो मतलब क्या? एनोरेक्टल सर्जन होते हैं ना, हाँ, एनोरेक्टल सर्जन वो ज्यादा अच्छे से उसको मैनेज कर पाते हैं। अच्छा, तो वो मतलब जो उसको फिर हम नहीं, वो तो मैंने जाइलोकेन इसलिए लगाया था क्योंकि मुझे जैसे कि फिंगर में वो दवा लगानी थी, तो काफी दर्द कर रहा था। फिंगर तो आराम से जा रही थी, लिटिल फिंगर, लेकिन अंदर पुश करने के लिए थोड़ा सा दर्द हो रहा था। उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वहां पे आप स्वेलिंग कम करने के लिए आप कुछ दे के फिर कर सकते हैं, जैसे कि सप्तविंशति एक गुगुल, अच्छा, एकेटी, एक वो ही दे के। पुतला भी दिया सर मैंने उसे खाने के लिए, और फिर मैंने उसको जाते तेल लगाया है। मैंने कहा अगर इससे आराम नहीं पड़ेगा तो फिर जाते तेल का फिर बस्ती दूंगी मैं। हाँ, तो उससे थोड़ा सा स्नेहन होगा तो थोड़ा हद तक मतलब उससे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस वो सर मैं बता रही थी ना आपको मैं कल, जो कि पहली मोशन उसकी जो है टाइट हो रही है, बस वही प्रॉब्लम है उसका। हाँ, लेकिन उसने प्रवाहन जरूर किया है, प्रेशर लगाया है बहुत ज्यादा। हाँ, प्रेशर लगाया है सर उसने। तो अभी इतना करके देखते हैं, नहीं अगर आराम पड़ेगा तो फिर उसको भेजेंगे सर्जन के पास। और हाँ, मंदाकिनी मैम, आप कहाँ से पढ़ाई की हैं? सर पहले मैं अपना पूछ लूं फिर बताती हूँ। अर्चना मैम से पूछना था, अर्चना मैम ने ऐसे पेशेंट ट्रीट किया है। मैम बताइए कुछ अर्चना ऐसे मैम, पेशेंट के बारे में। अर्चना मैम आप बताइए। हाँ, वहाँ पे जो टाइटनेस है मैम, उसके लिए थोड़ा सा वहाँ पे स्नेह होना चाहिए मैम, और हार्ट फॉर्मेंटेशन भी होना चाहिए, तो आप अवगाह भी कर सकते हो, और मात्रा बस्ती भी देना है, घृतपान भी कर सकते हो मैम वहाँ तो मैम वहाँ से। मात्रा बस्ती किसकी देंगे? आप महानारायण तेल यूज कर सकते हो, शिरभरा तेल कर सकते हो मैम, दशमूल तेल भी कर सकते हो मैम। अच्छा अगर मैम, कितने दिन तक करेंगे मैम? मैम आपको ज्यादा दिन करना पड़ेगा, और बीच बीच में गैप रखिए, अगर 8 दिन किया तो थोड़ा गैप रख के फिर 8 दिन कीजिए, ऐसा कीजिए मैम, ज्यादा दिन देना पड़ेगा उनको। और अगर स्टूल बहुत हार्ड हो रहा है, अगर नहीं, ऐसे स्टूल हार्ड नहीं है, स्टूल तो एकदम केले जैसा सॉफ्ट है, जैसा उसको चाहिए।
बस उसकी प्रॉब्लम क्या है, जो पहला मल निकलता है उसकी वजह से उसको दर्द होता है, बस। डेली स्टूल हो रहा है क्या पास उनको? हाँ हाँ, डेली हो रहा है मैम, डेली हो रहा है। क्योंकि क्या होता है, जब डेली होता नहीं है ना, तब भी पहले का स्टूल जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, अगर नहीं डेली नहीं मैम, पास डेली हो हो रहा है रहा है तो। उसको, और डेली हो उनको रहा है, डेली पूरी पी हाँ, रही है। थोड़ा लिक्विड डाइट पे रखे मैम उनको, मतलब ज्यादा दिनों तक मैम सूप इसमें वगैरह मैं करें। सोच रही थी जैसे अभ्यारिष्ट पी रही है, अगर मैं इसको हरितकी वगैरह दे दूं तो थोड़ा सा लूज होके निकलेगा। इसमें आप डेली मृदु विरेचन दे सकते हो मैम उनको, डेली दे क्योंकि सकते इस हो आप। मरीज को ये जो है ना मैम, और चूर्ण पंचसकार प्लस, हाँ वगैरह आप काम नहीं कर डेली रहा। डेली चूर्ण में घृत मिक्स करके भी दे सकते हो मैम, दीपक पाचन भी हो जाएगा, अनुलोमन भी हो जाएगा मैम उनका, और अच्छा, घृत से स्निग्धता भी मिल जाएगी उनको। आज मैम मैंने शतधौत घृत का पीछू दिया है उसको। हाँ डेली कीजिए मैम, आप डेली कीजिए। ये डेली इन करूँ पेशेंट में ना ज्यादा दिन लगते हैं तो रिजल्ट मैम मिलने। इसमें मतलब बेटर कौन सा रहेगा, शतधौत घृत रहेगा या फिर जात्यादि तेल? शुद्ध उत्तर रखिए मैम, और आप मिक्स भी रख सकते। मेरे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस था ना मैम, तो मैंने हाँ, मिक्स किया, जाते दी तेल भी जाते, और ये जाते दी घृत दिया था, और शुद्ध घृत भी मिक्स करके देती थी मैं उनको, घर अच्छा, पे ही दिया दोनों था। घृत मिक्स करके। हाँ, और तेल और घृत भी मिक्स कर सकते हो आप, उसका भी पीछू रखने को बोल सकते हो, अच्छा मैम। क्योंकि उसको कोलाइटिस में तो बहुत दिन लग जाते हैं वो स्क्रैचेस कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि वो गीला रहता है ना पूरा, हम्म। सूखता बस नहीं है वो अच्छे से मैंने तो। देखा उसका, वो मतलब ऊपर ही ऊपर जो थी ना, वो स्किन चार्ड हो गई थी हल्की हल्की, है ना, क्रैकिंग टाइप की हाँ, थी, और वो हल्की सी स्किन निकल गई थी वहीं से। कोई क्रैक होगा ना मैम, तो हाँ। आप, हाँ पहले को क्रैक, क्या होता है पेशेंट जब मतलब पास करता होगा ना स्टार्टिंग में, तो हम्म उसको पेन होता होगा। हाँ हाँ, तो हाँ, निकालते तो समय रोक, पेन होता है, हाँ निकालते समय। रोक के रखता होगा वो तो हम्म। स्क्रैचेस जाने चाहिए, अगर आप अच्छे से देख लो कि स्क्रैचेस कितने हैं, ज्यादा है कम है, तो उसके लिए मतलब आप ट्रीटमेंट देना चाहिए पहले, स्क्रैचेस पूरा जाने के लिए। तो इसके से जाने के लिए पहले मैं यही शतधौत घृत और जात्यादि घृत वगैरह का बस्ती देती हूँ, ये बस्ती कह हम्म। रही हूँ, सॉरी, लोकल एप्लीकेशन देती हूँ उसको, उसको बोलती हूँ कि वो घर पे जात्यादि तेल का पीछू रख ले। बस 4-5 टाइम रखना है मैम उनको, बोलिए, और कैलाश जीवन वगैरह भी दे सकते हो आप। और सबसे अच्छा, पहले ना उनको लिक्विड डाइट पे रखना है, तो स्टूल भी थोड़ा सा पतला आना चाहिए डेली। पतला मतलब आना पाइल्स के चाहिए। पेशेंट में और फिशर के पेशेंट में अगर हमने पतला स्टूल होने के लिए अगर ट्रीटमेंट दिया ना, तो हम्म। अपने आप वो हील हो जाता है, स्क्रैचेस अच्छा। हील हो जाते हैं मैम अपने आप। हाँ हाँ हाँ। ब्लीडिंग का भी कॉज वही होता है, अगर कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं दिया, ब्लीडिंग हो रहा है अगर फिशर में, सिर्फ अपने हमने स्क्रैचेस कम होने के लिए ट्रीटमेंट किया ना, तो भी मतलब स्तंभन चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर स्टूल लूज किया, वहां पे जो मसल्स है वो थोड़े लूज होने चाहिए, इसके लिए अगर ट्रीटमेंट दिया, घृत स्मार्ट ऑयल वगैरह ये अगर यूज किया ना, तो अपने आप वो हम्म। ठीक हो जाता है मैम। उनको लिक्विड होना चाहिए स्टूल पूरा, पतला सा। ठीक है, ठीक है, बस। ठीक है, थैंक यू मैम। और किसी वैद्य का कोई एक्सपीरियंस हो तो बता दीजिए, कोई सर का हो। नहीं, नहीं, हाँ सर, आप क्या पूछ रहे थे मेरे से कि मैं कहाँ से पढ़ी हूँ? अच्छा चलिए, ठीक है, थैंक यू सभी लोग। हाँ, आप मंदाकिनी मैम कहाँ से पढ़ी हैं, और आपका पढ़ाने का जो मतलब कॉलेज का कैसा था माहौल पढ़ाने का, सर मतलब मैंने पढ़ाई तो का आप लोगों कैसा? को, आप लोग का सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ आप लोग पता नहीं कहाँ से पढ़ करके निकले हो, या ऐसा कैसा कौन सा कॉलेज था। सर मेरा कॉलेज तो बहुत बेस्ट था हमारा तो सर, मैं तो बैंगलोर से पढ़ी हूँ, श्री काल भैरवेश्वरा स्वामी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, और ये बैंगलोर का अच्छा नंबर 1 कॉलेज माना जाता था मेरे समय में। तो आपको अब तो पता नहीं है मेरे को सर, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था ये। और सर क्या कहते हैं कि मेरे कॉलेज में तो फर्स्ट ईयर से ही हम लोगों को बहुत अच्छा, मतलब डिसेक्शन वगैरह के लिए हमें, जितना मैं सुनती हूँ सरकारी में, कि हमारे यूपी के सरकारी में मैं सुनती थी कि वहां पे ये नहीं मिलता, डेड बॉडी नहीं मिलती है, बच्चे डेड बॉडी खुद से जाते हैं, पता करते हैं कहाँ है, कलेक्ट करते हैं, खुद से करते हैं, खुद का निगम लेके पढ़ते हैं। सर हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं था, हमारे एक बॉडी पे हम 10-10 बच्चे हुआ करते थे, हमारे हमारे प्रोफेसर हमको अच्छे से पढ़ाया करते थे, और श्लोके तो हमको रटवाया जाता था सर, मार मार करके, मतलब जितने भी स्थानास हैं, पात पित्त कफ के धातु वगैरह सब कुछ। फिर सेकेंड ईयर में सर हमें लेके जाते थे वहां पे ड्रग्स कलेक्शन के लिए, वहां पे पता करो कैसे, मैं मतलब कौन सी ड्रग्स है, हमारी अपनी खुद की गार्डन थे सर, तो हम वहां पे जाते थे अच्छे से। और हमारा पंचकर्मा में भी सर, हम लास्ट ईयर में हमारा पोस्टिंग होती थी सर, इसमें पंचकर्म के लिए भी हमारी पोस्टिंग्स होती थी। इवन हम ये जो होते हैं ना फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लिए भी हमें भेजा जाता था सर। और हमें सेकेंड ईयर के दौरान तो मैं कोप्पा गई थी, हमारा वहाँ पे सेमिनार वगैरह भी हुआ था, केस रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी होते थे सर।
मेरा कॉलेज तो बहुत अच्छा था और टीचर्स तो इतने स्ट्रिक्ट, मतलब दोनों साथ में लेके बैठो, मॉडर्न का भी लेके बैठो, इसका भी लेके बैठो। और हमारी जो ईएनटी वाली मैडम थी वो तो खड़ा ही कर देती थी कि स्कूल क्लास के बाहर खड़े हो जाओ, जितने भी पोथकी और पता नहीं क्या क्या लंगड़ वंगड़ सबके नाम और सबके विद सिम्टम याद करके आओ। और हमें मॉडर्न का काफी अच्छा प्रैक्टिस था, क्योंकि हम लोगों का जो अपना कॉलेज था, हमारे वहाँ पे ओपीडी थी, तो हमारे जो सर थे तो वो लोग ड्यूटी में पहले जो पेशेंट्स आते थे तो उनकी हिस्ट्री हम लोग लेते थे, तो उसमें वो लोग पहले एलोपैथी लेके आते थे, तो सर हमें अच्छे से सिखाते थे। इवन तो अगर हम जैसे केस टेकिंग कर रहे हो ना और हमने अचानक से थक गए हो और हमने अगर अपना पैर भी रख दिया पेशेंट के उस पे बेड पे, तो हमारे सर मुझे बहुत डांटते थे, कहते थे कि वो पेशेंट भगवान है, आप ऐसे कैसे किसी का निरादर कर रहे हैं। हमें एटिकेट भी काफी अच्छे से सिखाया गया था। और उसके बाद इंटर्नशिप में हमें हमारी ड्यूटियां लगी करती थी, जैसे रोटेटरी इंटर्नशिप हमारा होता है, बहुत अच्छा था हमारे। हमने वमन, विरेचन, बस्ती वगैरह सब वहीं से देना सीखा था। और वो पूरा क्लासिकल तरीके से मैंने देखा था, जैसे कि नहीं मैं अभी आजकल बात करती हूँ कि वो 1 घंटा लगता है शहद को नमक में मिलाने में, वो प्रॉपर सर हम लोग ना घंटों भर बैठ करके रगड़ते रहते थे, अच्छे से पूरा करते थे। हम ही लोग मतलब वहाँ का मैनेजमेंट भी संभालते थे कि कौन से मरीज आए गए, कितने बजे किसको अपॉइंटमेंट देना है वो। फिर हमारी ड्यूटी भी अच्छी खासी रोटेटरी होती थी, हम लोग डिलीवरी भी करवाते थे सर, नाइट ड्यूटी हमारी चलती थी, हम लोग डिलीवरी कराते थे हम अपनी मैडम के साथ में। और वहाँ पे मैडम जब स्टिचेस वगैरह दिया करती थी तो हम देखते थे। और हमारे साथ में पीडियाट्रिशियन भी होते थे, जब डिलीवरी होती थी हमारे रूम में तो हमारे जो पीडियाट्रिशियन सर थे वो फिर तुरंत आते ही हमारे जो बच्चों को भी, जो मतलब मेल्स के लिए भी सेक्शन एक विंडो बनी हुई थी, और हम जो फीमेल लड़कियां होते थे वो पेशेंट्स के अराउंड में खड़ी होती थी, और जो मेल लड़के होते थे वो विंडो में से देखते थे, जो हमारे पीडियाट्रिशियन सर होते थे। तो उन्होंने भी डिलीवरी का प्रोसेस देखा था और हम लोगों ने तो हैंडल किया ही था सर, बहुत अच्छा था। और जैसे कोई भी इमरजेंसी आती थी तो हमें ऐसा छुट्टी नहीं मिलती थी सर हम लोगों को, जैसे कि हमारा इंटर्नशिप में टाइमिंग जो होता था वो रात जैसे 2 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक होता था, फिर जो 8 बजे थे वो सुबह जाते थे। तो सर अगर 8 बजे अगर कोई मैं छुट्टी पे जा रही हूँ और अगर कोई इमरजेंसी पेशेंट्स आ गया तो सर वो मुझे ही हैंडल करना पड़ता था, ये नहीं कि मैं उसको छोड़कर चली जाऊं, नहीं, चाहे वो मुझे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे वो मुझे रात के 10 बज जाए, अगर मैंने उस पेशेंट को नहीं पकड़ लिया है तो पूरा मुझे ही करना है, ड्रेसिंग वगैरह। इवन वहां पे जैसे प्लेसेंट्रिक्स क्रीम वगैरह वो सब भी वो लोग लगाते थे, वो सब यूज करके बताते थे। फिर उसके बाद ये इसके भी दिखाते थे कि जात्यादि तेल से या पंचबलकर से। इवन मैंने जलौका अपचरण अपने शल्य डिपार्टमेंट में देखा था, मैंने पाइल्स की सर्जरी भी देखी थी, और मेरे यहाँ पे एलएससीएस भी हुआ करता था, हिस्टेक्टोमी वगैरह भी हुआ करती थी सर। वहां पे बाहर से भी डॉक्टर एमबीबीएस वाले आते थे, और जो हमारी गायनिक मैम थी वो आई ही पूना की ही थी मैम, शायद महाराष्ट्र की थी, कोल्हापुर की थी मैम। तो वो सब कुछ मतलब बहुत अच्छा था सर हमारा, बहुत बहुत बढ़िया है। अभी मैं सुनती हूँ तो मुझे एमडी क्यों नहीं किया मैम? सर एमडी क्यों नहीं किया? हाँ। सर मैं वहां से निकली तो पापा एमडी के लिए मैंने तैयारी किया सर 1 साल, मैं वहां से आ नहीं रही थी, मुझे अपने कॉलेज में ही सर मेरा एक्सरे डिपार्टमेंट में मुझे जॉब भी मिल गई थी और बहुत अच्छी थी। मैं अपने उसमें कॉलेज में अपने टीचरों की मैं चहेती बन चुकी थी लास्ट सेमेस्टर में। तो मेरे फादर को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वहीं पे रह जाए, वहीं बस जाए। फिर उन्होंने मुझे बहाना देके बुला लिया कि आओ यहाँ एनआरएचएम की जॉब लग रही है। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मुझे एनआरएचएम की जॉब नहीं करनी है। फिर हमारे ना क्लास हमारे यहाँ प्लेसमेंट भी हुआ करते थे, तो सर जाने कहाँ का तो कंपनी तो आई थी, जाने कहाँ की प्लेसमेंट के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की। तो उसमें सर मेरा भी हो गया था, हैदराबाद के लिए हो गया था मेरा। हम 3 बच्चों का हुआ था टोटली फाइनल ईयर में, लेकिन मेरे फादर ने मना कर दिया, बोला कि नहीं हैदराबाद नहीं जाना, अभी अपने कॉलेज में ही रहो इंटर्नशिप के दौरान। फिर सर इंटर्नशिप के दौरान ही मेरे फादर ने मुझे मना कर दिया, फिर मुझे यहाँ बुला लिया, बोला कि तुम आ जाओ। मैंने कहा चंदौली, मैंने कहा चंदौली मंदौली नहीं आऊंगी। तो बोले कि चलो ठीक है, तुम जो हो कि उन्होंने मुझसे बिना पूछे बिना बताए मेरा क्लिनिकल रिसर्च में यहाँ पे एडमिशन करा दिया। फिर मुझे बोला कि आओ आओ तुम क्लिनिकल रिसर्च करो, फिर तुम इधर एमडी की तैयारी भी करना। फिर इधर उन्होंने मेरा एनआरएचएम में फॉर्म भी भर दिया सर। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे एनआरएचएम में फॉर्म भरते ही मैं इंटरव्यू देने गई सर, पहली बार में सेलेक्ट हो गई, 1 बार में ही हो गई मैं। फिर मैंने सर वहां से मुगल सराय से मैं दिल्ली आती थी सैटरडे संडे क्लासेस करने के लिए, रिसर्च क्लासेस। सर वो 1 ईयर मैंने पूरा वहां से किया, उसी बीच में मैंने तैयारी भी की थी, मैंने बीएचयू में दिया भी था सर, मेरा नहीं निकला। फिर सर उसके बाद बस फिर हट गया मन, जब नौकरी में घुस गए तो मन हट ही गया सर। फिर उसके बीच में 1 आध बार मैंने ये मेडिकल ऑफिसर वाला मैंने दिया था, मैंने क्लियर भी कर लिया था रिटर्न मेरा।
फिर उसके बाद रिटर्न क्लियर करने के बाद पता नहीं क्या हो गया, कुछ तो हो गया प्रॉब्लम, तो उन लोगों ने मेरे को छांट दिया। तब से मेरा मन टूट गया सर। फिर मैंने ये लॉकडाउन में योगा वाला कर लिया सर। मतलब मैं बैठी नहीं रही, करती रही, इधर उधर करती रही, ऐसे ही था तो मेरा। अच्छा लगा। आगे आपका क्या फ्यूचर में प्लान है कि एमडी करना है? पता नहीं सर, अभी तो मतलब मैं कुछ फ्यूचर के बारे में लेके सोच के नहीं चलती सर। अभी मैं प्रेजेंट में ही जो चल रहा है बस चल रहा है। ठीक है, ठीक नहीं है, सर। बहुत अच्छा। आपका कॉलेज अच्छा था, आप लकी थी, हमको उतना अच्छा कॉलेज नहीं हाँ मिला। सर, वही मैं सुनती हूँ ना। आपका तो सर फिर भी ठीक है, जैसे बताते होते। जब मैं फर्स्ट टाइम जॉब करने आई यूपी में, तो मैंने सुना वो लोग बोल रहे थे हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा। और हमें तो सर प्रॉपर, हमें मतलब हड्डियां मिल जाती थी आराम से पढ़ने के लिए। और हमें तो प्रॉपर बुलाया जाता था कि नहीं, हमें हमारी मिला मैडम। नहीं, हमने मेहनत करके पढ़ाई किया। हमको जो चीज नहीं मिला हमने कोशिश किया, और हम खुद पढ़ के और सर लोगों से बाहर सीखा, कॉलेज में नहीं सीखा। हाँ वही सर। अब पता नहीं आपके यहाँ के टीचर ऐसा क्यों करते थे। हमारे यहाँ के टीचर, हमारा प्रिंसिपल सर जो थे ना सर, वो बहुत टाइट थे। मतलब वो खुद आकर के क्लास, जैसे कभी कोई क्लास टीचर नहीं आया ना सर, तो वो आके खुद क्लास देते थे और खुद खड़ा कर देते थे हम लोगों को। मतलब बहुत ज्यादा हमारे में था। और हर फेस्टिवल में सर ऐसा नहीं था हम लोगों को कि हम पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं, तुम्हें पार्टिसिपेट भी करना है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड होते थे, मेरा हमेशा डिबेट में रहता था, स्किट में हमेशा फर्स्ट आती थी। और जिन बच्चों को मतलब इंटरेस्ट था, वो अपनी ऐसे राइटिंग में भी फर्स्ट हमेशा आई हूँ मैं। तो सर वो सब लोग, सब में सबको पार्टिसिपेट करना होता था, कोई किसी को छोड़ना नहीं था सर। पता नहीं अभी आप लोगों का सुनती हूँ, मैं सोचती हूँ शायद आपके समय में ऐसा नहीं रहा होगा। हम जितना भी, हम तो आपसे बाद में पढ़े हैं ना, 2008-9 का बैच है हमारा, तो हो सकता है उस समय कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया हो सर। हाँ, तो आप 10 साल बाद पढ़ी हैं, तब तो इम्प्रूवमेंट हो ही गया। 10 साल पहले बहुत लेकिन बेकार सर थी। अभी जो मैं देखती हूँ, जो आप मैसेज भेजते हो कि वो बच्चे जो हैं ये अभी जो बीएमएस कर रहे हैं, उन्हें यही नहीं पता है कि वापस में वो किसमें क्या देना, कौन सा क्या वो आप उस दिन कर रहे थे शेयर कि मधु एसटी मधु दे रहे थे, पता नहीं किसमें दे रहे थे। तो वो तो सर, ये सब तो सर मतलब बेसिक है सर। ये सब तो मार मार के पहले ही फर्स्ट ईयर में समाज समझा देते हैं। मैं आप पता लोग को नहीं। एक बात बताना चाहता हूँ। मैं एक नई यूनिवर्सिटी का पेपर चेक करने गया था। सच सच सच्ची बात बता रहा हूँ। और वो चरक संहिता का पेपर था। तो यूनिवर्सिटी का पेपर है फाइनल ईयर का, फर्स्ट ईयर का। अभी क्या है, चरक संहिता ना 12 अध्याय पहले पढ़ने का ऐसे बना दिया सिलेबस में। तो एक बच्चे ने क्या किया था, जितने भी क्वेश्चन थे उसने सभी क्वेश्चन में एक ही आंसर लिखा था। और क्या लिखा था, 7 धातु है, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, 3 दोष है, और 3 ये है सत्व रजतम। सारे क्वेश्चन के एक ही आंसर लिखे थे। तो उसको क्या मार्क्स देना चाहिए? मैंने 0 मार्क्स दिया उसको। सर बहुत दुखदाई होता है। और वाइवा जो लेने के लिए हमारे यहाँ से जो एक्सटर्नल था, इंटरनल था, इंटरनल तो ऐसे बिहेव करता था जैसे वही एक्सटर्नल हो सर। और मॉडर्न का सर तो ये था कि हमारे सर जो थे सर्जरी वाले सर, वो तो बहुत अच्छे से मतलब बैठ करके आप सुश्रुत संहिता किनारे रख लो, ये खोल लो, फिर वो भी खोल लो, 3-4 बुक्स रेफर करो, ये सारी खोलो। और सर हमें लाइब्रेरी के लिए एक पीरियड भी मिलता था फर्स्ट ईयर में कि आपको इतने टाइम लाइब्रेरी में स्पेंड करना है, मतलब करना है। और ये नहीं कि आप जाके बैठ गए हो, वो लाइब्रेरियन सर हमें देखते रहते थे कि कौन बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। बहुत स्ट्रिक्ट है सर हमारा। अच्छा है ना। और और साउथ में अच्छा पढ़ाया जाता है, आप माने या ना माने। कर्नाटक का जो बैंगलोर का या त्रिवेंद्रम का आयुर्वेद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं है। सर, एक बार बता दूं, हमारा कॉलेज उस समय अच्छा था क्योंकि हमारे कॉलेज में और भी कॉलेजेस आते थे आयुर्वेदिक वाले। उन बच्चों का उतना अच्छा नहीं था, है ना, जितना कि अच्छा हमारा अच्छा था। लेकिन ये था कि सर उनके उनके यहाँ के बच्चे हमारे यहाँ भी आके इंटर्नशिप करते थे। तो वह वाली बात है ना, बस जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनको कुछ भी मिल जाए, नहीं भी मिले फिर भी वो निकाल लेते हैं। तो ये था हाँ सर। लेकिन अभी मेरे ख्याल से अब आप जो भी टीचर बने हैं भैया, अपने बच्चों को मेरे हिसाब से बेसिक तो क्लियर करा ही होना चाहिए सर। जी, बराबर। और बहुत अच्छा है सर, मतलब हेलो आयुष सर। दर्पण से जुड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर मेरा तो रिवाइव हुआ ही हुआ, लेकिन नया कुछ जानने को मिला। जैसे ये आप अभी अग्नि वाला ले रहे थे, उस दिन मल वाला ले रहे थे सर, ये सब मैंने नहीं पढ़ा था। मैं झूठ क्यों बोलूंगी, भले ही मेरा कॉलेज कितना अच्छा हो, लेकिन ये सब चीजें मैंने नहीं पढ़ी थी। जी इतना जी। टाइम नहीं होता टीचर्स हम लोगों को इतना मतलब डीपली पढ़ाए, है ना। तो वो हमेशा टीका टीका वगैरह सर मैंने नहीं पढ़ी थी। वहां पे मैडम हमारी रेफरेंस देती थी कि ये इंदु टीका का है या उस टीका का है। और हमारा जो था, हमें ड्रग्स मिलती थी, उस ड्रग्स के ऊपर हमारा रिसर्च होता था। मेरा विदारी कंद था, तो वो सब हम लोगों ने किया है सर। तो जी। एक अच्छा था। अनामिका मैम कुछ बोलना चाहती हैं, डॉक्टर हाँ अनामिका मैम।
हाँ बोलिए हेलो मैम। सर, सबका सुन रही हूँ मैं। कलकत्ता की भी ऐसा ही हाल था। सबसे अजीब जो बात है, मैं फर्स्ट आई थी वो एमडी का एंट्रेंस में, उसके बाद एमडी में जब भर्ती हुआ, बीएमएस में थोड़ा बहुत जो भी जाना था एमडी में, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, कुछ भी नहीं। तब ऐसा ही था हाल। हमारे क्लास का जो लड़का है वो लोग सब बाहर से एमडी करके आए हैं। अभी तो वो लोग टीचर है वहाँ, मैंने अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट में। तो वो लोग अभी बहुत अच्छा है, बहुत सारे सुधर गए हैं कंडीशन। मगर हमारे टाइम में तो एकदम खराब था, एकदम मैंने एमडी का सबसे खराब सिचुएशन था। मैं जब एमडी करके निकली हूँ तब मुझे लगा मैं क्या मैंने अच्छा क्या सीखा, कुछ भी नहीं। जो बीएमएस से इससे बहुत अच्छा सीखा था, ऐसा हालत था तब। अभी आयुष दर्पण पे आके आपको चेंज कैसा हुआ लगता है है मैम? मुझे लगता है आयुष दर्पण पे कैसा लगता बहुत है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। जो मैंने मुझे पहले से ही इच्छा था, क्यों ये दे रही हूँ, इसके जो पीछे जो लॉजिक है वो मुझे पता चले। और जो हम जो दे रहे हैं उसके साथ जो क्लासिकल का रेफरेंस हो, ये मैं बहुत जानना चाहती थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं देख रही थी और यूट्यूब में वीडियो देखती थी आयुष दर्पण का, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता था। अभी ज्वाइन करके और भी एक साथ और है तो मेरा था फैमिली का बिजनेस है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन का। तो मेरा पिताजी गुजर जाने के बाद मुझे ही मानना है, देखती हूँ मैं ज्यादातर, तो इसीलिए पढ़ाई में तो मगर इस में आने मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पढ़ाई करती हूँ, सब निकाली जो आपका आवाज कट रहा है मैम। कोई बात नहीं। कंचन मैम, आपका एमडी में क्या पढ़ाई हुआ? कंचन मैम, आप कुछ बताएंगे आपका एमडी में अभी क्या पढ़ाया जा रहा है? प्रणाम सर। सर हाँ, आज तो सिलेबस समझा के लिया और स्टैटिस्टिक का थोड़ा सा ये मतलब इंफॉर्मेशन दिया उन्होंने, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप। सर थोड़ा सा सिर के ऊपर से गया मेरे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा सर उसके लिए। अच्छा, आप कंचन मैम कोई केस बताइए जो आपने ठीक किया है, या आप पेशेंट देख रही हैं? हाँ, आप कोई केस बताइए मैम, कंचन मैम, जो आप अभी ट्रीट कर रही हैं। सर मैं एक पेशेंट ट्रीट कर रही थी, करीब करीब उसे हो गए 2.5 महीना। तो वो लड़की थी करीब करीब 24 इयर्स एज का। उसके पीरियड्स ना सर बिल्कुल भी मतलब बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने के बाद ही आ रहे थे। तो उसने ऐसे करीब करीब 3 साल से वो ले रही थी, पर वो अभी कंटाल गई थी लेने के लिए। और उसके आईब्रोज बिल्कुल नहीं है। और आप मैंने शायद ये केस लास्ट मंथ भी आपसे बात की थी यही संभाषा में। और आपने उस समय बताया था मुझे कि वो जो ये आईब्रोज नहीं है तो वहाँ पे क्रीमी भी हो सकते हैं, क्योंकि बाकी उसके जेनिटल एरिया के भी बाल निकल रहे हैं। मतलब वो पीसीओडी केस डायग्नोस होके मेरे पास आई थी, पर एकदम लीन एंड थीन पेशेंट है, बिल्कुल भी वजन नहीं बढ़ता है कभी भी। उसमें एक मैंने बहुत गंदी आदत देखी कि इतना जंक फूड खाती थी, खाना छोड़ के सब जंक, मतलब सुबह कंचन मैम, आपका आवाज चला गया। किसी को सुनाई दे रहा है कंचन मैम का आवाज? नो सर, नहीं आवाज आ रही है। नहीं आ रही। थोड़ा मैम नेटवर्क एरिया में आके बताइए ना मैम। कंचन मैम, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए, आपका थोड़ा आवाज कट रहा है। कंचन मैम शायद नेटवर्क एरिया में नहीं है। और मंदाकिनी मैम। हेलो सर। हाँ हाँ, हेलो बोलिए सर। मैम। हाँ अच्छा,
वो हमारा जो पेशेंट का आज हिस्ट्री लेना था ना, वो जिनका एसएलई पेशेंट, हाँ, तो उनका हिस्ट्री मैंने दिया आज। तो आप वो केस पेपर ग्रुप में भेजिए ना मैम। सर कट गया था नेट। आप बताइए कंचन मैम, आप अनामिका मैम देखना, ठीक है कंचन मैम आप कंप्लीट। हाँ सर, ये नेट इशू काफी हो रहा है। हाँ ठीक है, ज्वाइन ही नहीं कर पा रही हूँ मैं इस वजह से अभी एक बार भी। शुरू से बताइए, स्टार्टिंग से बताइए कंचन मैम। हाँ, ये जो पेशेंट है ना 24 इयर्स की है, इसके पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे। बर्थ कंट्रोल पील्स के लेने के बाद ही पीरियड्स आते थे। करीब करीब 3 साल से वो बर्थ कंट्रोल पील्स पे है, पर अभी उसको नहीं लेना था क्योंकि उसकी मदर भी थोड़ा सा कंसर्न हो गई थी कि नहीं ये लेंगे तो ही पीरियड्स आएंगे। मतलब मुझे यहाँ पे लग रहा था कि इस केस में बीज ही नहीं बन रहे थे। बस जैसे बर्थ कंट्रोल पील्स देने की वजह से जो यूटेराइन वॉल्स है वो शेड हो रही थी और उसके पीरियड्स आ रहे थे। तो यहाँ पे सर हमने पूरा, जैसे आप बताते हो वो सभी चीजें मैंने यहाँ पे ऐड की थी। रसपाचक है, ग्रंथि रज फॉर्मूला है, तो ये और उसे संतति सुधा, चंद्रप्रभा वटी, ये सिंपल मेडिसिन दी थी। पर 2 महीना कुछ भी फायदा दिखा नहीं। मैं उसको हर बार 2 महीने में समझाती रही कि बस्ती करोगे और मात्रा बस्ती, तो नहीं बोलती थी। उसको शायद मतलब कि कोई अच्छा नहीं लग रहा था ऑयल अंदर डालना एनल रीजन से, तो वो बोली मुझे नहीं करना। नस से दिया, नस से भी नहीं कर रही थी। अभी ये 3rd मंथ था, मेडिसिन लेने आई थी, मैंने स्ट्रिक्टली बोला उसको कि बस्ती करना ही है। तो लास्ट मंथ में भी उसने 7 डेज किया, फिर छोड़ दिया। तो मैंने इस बार ने सर कंटिन्यू 15 डेज उसको सहचरा दी तेल से मात्रा बस्ती करने के लिए उसको घर पे ही सिखा दिया था। वो काफी अच्छे से, उसकी मदर भी उसको हेल्प कर रही थी और उसका रिजल्ट सर इतना अच्छा आया कि 15 डे कंटिन्यूअसली बस्ती लेने के बाद 16th डे था और उसके पीरियड्स आ गए सर, जो कि जैन में आए थे। अभी ये डायरेक्टली अभी विदाउट एनी बर्थ कंट्रोल पिल्स आयुर्वेद से और बस्ती चिकित्सा से बहुत अच्छे से उसके पीरियड्स आए। फर्स्ट डे था और बहुत खुशी होके उसने मुझे सुबह ही कॉल कर दिया 7 बजे कि मैम पीरियड्स आ गए हैं, तो मेडिसिन कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है, इसके लिए उसने फोन किया था। और मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि मतलब कि जहाँ पे एलोपैथ बिल्कुल मतलब घुटने टेक देता है कि नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता है इसका, वहाँ पे आयुर्वेद स्टार्ट हो जाता है। बहुत अच्छा लगा सर उसका रिजल्ट देख के मुझे। जी सर। तो आपने क्या बस्ती दिया, बस्ती से अच्छा रिजल्ट आ गया? हाँ सर, मैं 2 महीने से उसको मना रही थी, पर बच्चे हैं ना तो फिर वो सुनते भी नहीं है। मैंने नस से दिया तो वो 2-2 ड्रॉप डाल रही थी, फिर बोल रही थी गले में आ रहा है। मैंने डाल के दिखाया उसको, फिर भी वो यहाँ पे डलवा रही थी मेरे से, पर घर पे जाके फिर से वैसी बॉटल रख देती थी, डालती नहीं थी। फिर उसको बोला कि बस्ती के लिए 7 दिन उसने लिया लास्ट मंथ, फिर भी वो रिजल्ट नहीं आया। 7 दिन के बाद बंद कर दिया। पर इस बार मैंने बिल्कुल स्ट्रांगली बोला अभी देख मेडिसिन लेके भी फायदा नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक ही काम है, पूरा अंदर सूख गया है, पूरा जो बीज है वो पूरे सूख गया है अंदर, बस वहां पे ल्यूब्रिकेशन करना है। उसको समझाया तो फिर बोले ठीक है, बोले नस से नहीं डालूंगी पर बस्ती करने के लिए रेडी हूँ क्योंकि लास्ट मंथ में किया था। इस बार मैंने बोला था कि नहीं आता है तो मुझे कॉल करना, नहीं भी आता है तो मुझे पूछना, कंटिन्यू करना है। मैंने तो सोच के रखा था कि अगर महीना भर भी नहीं आता है तो महीना भर में कंटिन्यू करने वाली हूँ, ऐसे सोच के ही रखा था। पर टचवुड वो 15th डे पे ही उसका मतलब पीरियड्स आ गया सर। जी सर। सर मेरी आवाज नहीं आ रही है? बहुत अच्छा बताया मैम, बहुत अच्छा बताया। जी सर, थैंक यू। मैम नॉस किस का दिए थे? डॉक्टर अनामिका मैम कुछ बोलना चाहती हैं? अनामिका मैम आपका बात अधूरा रह गया था। सर वो उनका जो 4 साल से तो उनका ये एपिसोड चल रहा है। पहले ये जो लड़की है वो विविध आहार करती थी, हर रोज दूध के साथ केला लेती थी, दूध के साथ रोटी खाती थी, ये एक हिस्ट्री मिला। और उनका जो फैमिली हिस्ट्री है, उनका फादर का ब्रोंकियल एस्मा था और ये छोटी सी उम्र से इनका टॉन्सिलाइटिस का प्रॉब्लम था, अभी नहीं है मगर तब था। और ये अभी 4 साल से इनका ये प्रॉब्लम है, इसीलिए अभी ये बहुत सारी चीज को ठीक तरह से खाती हैं, टाइम पे खाती है, मगर उससे पहले
बहुत इनका इरेगुलरिटीज था, टाइम पे खाती नहीं थी, बेग धारण का भी हिस्ट्री था। अभी नहीं है, मगर तब था जब ये स्टार्ट हुआ पहले। हेलो देखिए, हेलो आपने सर। जब केस टेकिंग किया तो आपको पता चला ना कि एसिली हाँ डिजीज हाँ का मेन कॉज क्या है, वेग धारण। दूसरा हाँ है विरुद्ध अन्न का सेवन। आपको पता चल गया ना। हाँ तो आप सर। अभी क्या करेंगे, तो उनका शोधन अगर प्रोसेस देंगी वमन विरेचन पद्धति रस्य, तो वो अच्छा ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी मैंने बताया था, ग्रहणी कला को ठीक करिए और रसायन दीजिए, ठीक हो जाएंगी पूरा। और जो व्याधि है, अच्छा। जैसे ग्लूकोज की बताया था आपने, किडनी का प्रॉब्लम बताया था, जो जो व्याधि की चिकित्सा करेंगी वो फायदा हो जाएगा उससे। अच्छा अरे सर, ठीक है मैम। हाँ, पहले क्या बमन देना चाहिए मैंने इनको? वमन देना नहीं, चाहिए, विरेचन। विरेचन देना। बमन मैंने सर कभी नहीं दिया, वो विरेचन से स्टार्ट करूं? तो विरेचन दे हेलो। दीजिए या वमन दे दीजिए, वमन दीजिए या अच्छा विरेचन अच्छा दीजिए, या फिर आप ग्रहणी की चिकित्सा, शमन चिकित्सा करिए। अच्छा अच्छा। ठीक है, और फिर रसायन दीजिए, लेकिन वमन विरेचन करा दिया तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, मैं विरेचन से फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ सर, और और देखिए, आपको हम बताऊंगी। लोग जब हाँ हम लोग जब बात करते हैं कि एसिड डिजीज का इलाज नहीं है, लेकिन उसका हेतु कितना बढ़िया बड़ा होता है, विरुद्धन्न। कितने सालों साल वो लोग विरुद्धन्न करते हैं, वेगों का धारण करते हैं, उसके बाद में कितना रक्त दुष्टि होता है, सारे धातुओं की दुष्टि होती है, धातु अग्नि मंद होता है, और फिर कितना बड़ा बड़ा डिजीज होता है। सोचिए कितना। और ये आयुर्वेद से ही सॉल्व हो सकता है पूरा। ठीक है मैम। अनामिका मैम, आप करिए, आप लाइन ऑफ अच्छा। ट्रीटमेंट डिजाइन करके बताइए। ठीक है, और कोई हेलो। कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी मैम। हेलो, हाँ जी, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर एक केस मेरा ठीक है। चल रहा था। अंजना हाँ, मैम है सर? मैं अंजना मैम से डॉक्टर बात अंजना कर। मैम, अब एक मिनट, अंजना मैम आई तो थी अभी 2 मिनट पहले। डॉक्टर अंजना मैम। हाँ, जी सर, अंजना मैम है। नमस्कार। है, मैं बताइए को होस्ट सर। बनाता हूँ। जी जी, हाँ, प्रणाम मैम। हाँ बताइए, नमस्कार हाँ बताइए। हाँ जी, हाँ जी मैम, मेरा एक केस चल रहा था, जैसे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया पेरीमेनोपॉजल थी फीमेल। तो उसमें मैम काफी अच्छा रिजल्ट आया था, मैं आपसे डिस्कस करती रहती थी। जैसे उसकी 8 मार्च की यूएसजी में, पहले उसे जैसे फाइब्रॉइड था 8 mm यूट्रस में, सिस्ट्स थे, हैवी ब्लीडिंग की हिस्ट्री काफी थी 1.5-2 साल से। तो अब तो उसे हमारे पास ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है ट्रीटमेंट लेते हुए, तो ऑलमोस्ट उसके काफी सिम्टम्स रिजॉल्व हो गए थे। तो मार्च की अल्ट्रासाउंड में उसे जस्ट आया था कि मायोमेट्रियम में 5 mm का सिस्ट है, फाइब्रॉइड नहीं है, और कुछ नेबोथियन सिस्ट थे यूट्रस के माउथ ऑस पे, एक्सटर्नल ऑस पे। तो मैम उसके लिए ट्रीटमेंट तो उसका वही चल रहा था, बीच में जो हमने उसे रसायन योग दिया था, अब्रक भसम गिलोयसत पुनर्नवा मंडूर स्त्रीवंगेश्वर रस और स्वर्ण गैरिक, साथ में रस रक्त पाचक मैम उसे मैं ऐसे रोटेशन में देती रहती थी, जैसे रस रक्त पाचक, मांस मेद पाचक, अस्थि मज्जा पाचक 7 डेज का, और सुवर्ण सुशिखर, सुवर्ण मालिनी वसंत, दशमूलारेष्ट, नाभि पूरन, नस्य विरेचन में, नित्य विरेचन में, त्रिवृत, कभी हरित की, घृत भ्रष्ट हरित की, कभी अरंड ऐसे, कभी त्रिफला। तो मैम बट उसका अभी जो लास्ट 3-4 मंथ्स के लिए उसका ये रसायन योग हमने चलाया, बट जो उसका अभी 3 डेज पहले ना, उसने मेरे को ये बताया कि हैवी ब्लीडिंग हो रही है और क्लॉट्स पास हो रहे हैं थोड़े ब्लैकिश कलर के, और हो ऐसे रहे हैं कि एक दिन स्टार्ट हुई ब्लीडिंग, सुबह हैवी हुई, नेक्स्ट डे बहुत कम हुई या बिल्कुल ही नहीं हुई, थर्ड डे फिर हैवी ब्लीडिंग हुई, और फोर्थ डे नहीं हुई। तो फिर मैंने उसे बोला था कि एक बार अल्ट्रासाउंड करा लो, पेशेंट काफी परेशान होगी। तो मैम आज की उसकी रिपोर्ट में ये आया कि एंडोमेट्रियल थिकनेस 14 mm है फिर से जैसे, और फॉलिकुलर और फंक्शनल सिस्ट हैं, नेबोथियन सिस्ट हैं, और पीआईडी उन्होंने डायग्नोज किया है, और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया है। साथ में मैम उनका ये भी उन्होंने एक जैसे लिखा कि हेट्रोजीनस coarsened echo pattern suggestion of tiny 5 to 6 mm ill-defined isoechoic areas in submucosal aspect of posterior and fundal myometrium.
तो क्वेरी पाके उन्होंने लिखा है एडिनोमाइकोटिक चेंजेस। तो मैम चलो एक तो मेरा कंसर्न यही है कि ये रीअकर कैसे, मतलब इसका कॉज कुछ पेशेंट की तरफ से कोई अपथ्य पालन तो वो बता रही है कि नहीं मैंने किया, बट हम चलो श्योर नहीं हो सकते। तो इसमें अब मैम आगे थोड़ा मुझे गाइड करिए। एक्चुअली मैम क्या है ना, देखिए जो ये एज है ना, कितनी एज है पेशेंट की इस समय? मैम 48-9 इतनी तो है। हाँ, तो वो क्या होता है ना, मतलब एक तो वायु तो वैसे तो कुछ बढ़ती है ना, जरा अवस्था मान लीजिए, या वो भी एक हाँ एज जी। मान लीजिए अवस्था के बाद, तो वायु कुपित होती है पहली बात। दूसरी बात, अगर आप उसको दूसरे वे में देखेंगे तो जो मीनोपॉजल, प्री मीनोपॉजल, पेरी मीनोपॉजल, पोस्ट मीनोपॉजल, जिस भी स्टेज में आप रखोगे तो हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज्यादा होता है। तो जी जैसे हम लोग गड़बड़ी परिचर्या करते हैं, रजस्वला परिचर्या करते हैं, इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारे शास्त्रों में भी वर्णन आया है। और अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच में भी देखें तो हमें भी एक मीनोपॉजल के लिए भी या उस एज के लिए एक अलग से परिचर्या का निर्धारण करना ही पड़ेगा। एक्चुअली आप पेशेंट हमारे पास जो आता है वो ये सोच के आता है कि नहीं मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं ट्रीटमेंट ले लूँ और ठीक हो जाऊँ, लेकिन जो जी कॉज था वो कॉज उसका वही रहा। मतलब ये कि जो धात्वाग्नि उसकी कुपित हुई, और जो धात्वाग्नि कुपित होने के पश्चात जो वहाँ पे श्रोतावरोध हुआ, तो कुछ मेडिसिन तो चली, प्रॉपर चली, इफेक्ट आया, लेकिन तो हमारी गलती यहाँ पे क्या है ना, हमें यहाँ हल्का सा, जैसे नित्य विरेचन की हम बात करते हैं, तो हमें जी लगातार नित्य विरेचन पे रखना ही पड़ेगा, ओके। क्योंकि वायु को हमें अच्छे से जो है मैनेज करना है। तो जैसे कल हम लोग बात कर ही रहे थे, आप मृदु विरेचन पे रखिए, दाढ़ी वाष्टक के साथ रखिए, मैं तो कहती हूँ आरंगवत के साथ रखिए, निशोध के साथ रखिए, है ना। अगर पेशेंट को शुगर नहीं है तो बीच में अभिव्यक्ति कर भी दे सकते हैं। तो इस तरह का जो हमें, हाँ, और साथ में घृत जैसे हम बताते हैं, कभी कभी हमें ऐसे केसेस में थोड़ा सा ब्राह्मणी घृत भी दे सकते हैं, पश्चिम घृत भी दे सकते हैं ना, ब्राह्मण, और इसके अलावा जो है हम महातिक्त घृत भी दे सकते हैं, जैसे हम अकॉर्डिंगली। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ समय के लिए हम जो ये क्लाइमेटिक चेंज होता है, मतलब एक क्लाइमेट होता है ये, कि हम जो है रिप्रोडक्टिव एज से मीनोपॉजल एज में जा रहे हैं, तो वहाँ शुरू के 2 साल, मतलब वो वाले 2 साल, ये वाले 4-5 साल जी का जो पीरियड होता है, बहुत ही चेंज होता है, लाइफ में एकदम चेंज हो रहा है। तो वहाँ पेशेंट को हमें ये पहले समझाना है कि देखिए हम आपका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने में जो आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, हमें वहां पे कंसंट्रेट होना है। यहाँ पे जी आप उसको बहुत अच्छे से पंचतीर्थ घृत का या फिर इसका शतपुष्प तेल का भी नस से दे सकते हैं। एक्चुअली स्नेहन की बहुत जरूरत है हमको, है ना। और स्नेहन के अच्छा साथ साथ हमें जो हमारा एक्सेस है ना, हाँ नॉर्मल जो जी हमारा एक्सेस है, उसको भी हमें स्ट्रॉन्ग करना है, एचपी एक्सेस को वहां भी स्ट्रेंथ हमें देना है। हम उसमें ओव्यूलेशन नहीं कर सकते, लेकिन हम हार्मोन्स को नॉर्मलाइज कर सकते हैं एज के अकॉर्डिंगली, है ना। कि जिस तरह हमें जो भी हमें चाहिए, जो एंड्रोजन बढ़ रहा है या हमारा एस्ट्रोजन एकदम कम हो रहा है, तो वो हाँ उतने जी उसी मात्रा में वो नॉर्मल रहे। अब क्या हुआ, तो उसमें जो है एंडोमेट्रियम जो है हाइपरप्लेजिया तो हो गया, लेकिन वो क्यों हुआ, वो इसीलिए हुआ क्योंकि धात्वाग्नि एकदम मंद हो गई। तो धात्वाग्नि जब मंद हो गई तो जो प्रॉपर हमारा वायु का अनुलोमन था वो नहीं हो पाया, और अपान वायु जो है अपान क्षेत्र में विकुपित हो गई, और पेशेंट को लगा जरूर कि हाँ हमने ट्रीटमेंट लिया, और अब वो जिसने ट्रीटमेंट की तरह लिया। लेकिन यहाँ पे आयुर्वेद यही कहता है कि इसको आपको लाइफ में जो हमारा ये परिचर्या पीरियड है, इससे हमें मानना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में एक चेंज आ रहा है, इसको हमें लगातार, मतलब बहुत मेडिसिन पे नहीं रखना है। जैसे हमने उनको हमें घृतपान करा देना है, वायु जी का अनुलोमन करा देना है, ठीक है, हमें नस से दे देना है। हमारे तो दिनचर्या ही बताता है, दिनचर्या नॉर्मल दिनचर्या में उन्होंने बताया कि स्वच्छ स्वास्थ्य रक्षण, मतलब हमें दिनचर्या करना है, हमें कवल धारण करना है ना। वो तो जी पीछे को भी बताते हैं, नॉर्मल दिनचर्या आप पढ़िए तो उसमें कितनी अच्छी बातें बताएंगे। तो पेशेंट को थोड़ा सा इस तरह से हमें डील करना है कि आप बीमार नहीं है, लेकिन परिवर्तन जो आपकी लाइफ में आ रहा है, इस एज में आ रहा है, इसके अकॉर्डिंगली हमको आपका ट्रीटमेंट देना है। बाकी जैसे हम बताते हैं यहाँ पे सहजन बहुत अच्छा काम करेगा। सहजन चाहे शिगरुघन बट्टी दे सकते हैं, चाहे सहजन का क्वाथ दे सकते हैं, बरुणादि क्वाथ दे सकते हैं। थोड़ा सा अगर पॉसिबल हो तो बस्ती, पात्रा बस्ती का भी यहाँ अच्छा रिजल्ट मिलेगा शिगरू तेल से। और इसके बाद आपको नाभि नाभि पूर्ण का भी मिलेगा, क्योंकि अगर श्रोतावरोध होगा तो फाइब्राइड तो बनना श्योर है, बिल्कुल श्योर है। अगर वायु का प्रॉपर अनुलोमन नहीं होना है तो पहले हल्का सा मृदु विरेचक करते रहिए या नित्य विरेचन पर रख दीजिए, और उसके साथ साथ थोड़ा नस्य कर दीजिए। पॉसिबल हो रहा है तो अभी
क्योंकि हमें लेखन कर्म भी थोड़ा करना है और उसको पहले से समझाना है कि बच्चेदानी के अंदर की झिल्ली बहुत मोटी हो गई है, उसको साफ करेंगे तो ब्रीदिंग होगी। तो क्योंकि वो ब्रीदिंग बहुत जरूरी है, अगर आपने थिकनेस बढ़ने दी तो थिकनेस बढ़ते बढ़ते क्या होगा, वहां पे फिर कोई ना कोई एडिनोमायोसिस जैसे फोकल मिल रहा है वो होगा। लेकिन इन सब के पहले अगर ब्लीडिंग रुकते ही हमको क्या करना है, एक पेपर स्मेयर फिर से करा लेना चाहिए पेशेंट को। पेपर स्मेयर हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहता है। अगर पेपर स्मेयर कुछ भी डाउटफुल होता है तब फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी के हम जाएंगे, लेकिन पेपर स्मेयर काफी कुछ बता देगा हमको। अच्छा मैम, ठीक है। और वैसे उसके बाद जो है पेशेंट का हमें एक माइंड आपका सेट कर लीजिए कि हमें इसकी एज के अकॉर्डिंगली जो इसका हार्मोनल स्टेटस है, या हम जो इसकी बात करते हैं धात्वाग्नि की, भूताग्नि की, उस पर हमें कुछ थोड़ा सा और नैनो पार्टिकल्स जिसे कहते हैं कि हमें जो हमारे सूक्ष्म स्रोतोगामी हमें दवाएं देके इसको नॉर्मल लाना है। यहाँ बासा का काम मिलेगा, आपको इफेक्ट मिलेगा, थोड़ा गोक्षुर का इफेक्ट मिलेगा, है ना। तो उस तरह की आप मेडिसिन का वो बना दीजिए। और जो भी वहाँ पे बना है, कलेक्शन बना है, वो क्षार या फिर अपमार्ग क्षार या फिर आप यप क्षार के साथ साथ जलकुंभी क्षार, इस तरह का बना के देंगी तो रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ओके मैम। मैम मुझे भी यही लग रहा था कहीं ना कहीं अपथ्य तो हुआ है, तभी ये सारा कुछ। हुआ है वो अकॉर्डिंगली नहीं चल पाते पेशेंट, वो जान भी नहीं पाते कि हमने क्या गलत कर दिया, ये भी प्रॉब्लम होती है। या हाँ जी, हमें हाँ लोग को उनको थोड़ा सा कन्विंसिंग करनी पड़ेगी, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, फिर वो पेशेंट नॉर्मल आते हैं। जी, ठीक है मैम, ओके, थैंक यू सो मच। मैं फिर से मतलब बड़ा अच्छा चलता रहा, मत ऐसी कोई बात नहीं, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो हुआ है गड़बड़, जिस वजह से ये हुआ। एक्चुअली मैम मुझे लगता है ना, ये जो हमारे गायनी के पेशेंट होते हैं ना, जैसे प्यूबर्टी आती है तो भी बहुत काउंसलिंग की और उनकी मानसिक संतुलन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद जी प्रेगनेंसी आती है, उसमें भी देखिए बिना काउंसलिंग के बिना उसके काम नहीं चल सकता ना। केवल हम 2 दवा लेके पेशेंट को, हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि पहले आप मानसिक चिकित्सा करो फिर वो करो। तो ये भी एक बहुत बड़ा पीरियड है जो हम इसकी बात करते हैं। अगर मेनोपॉजल क्लिनिक्स इसीलिए हमारे अय्या वगैरह में स्टार्ट हो चुके हैं कि वहाँ काउंसलिंग बहुत ही मस्त है। अगर आप अच्छे से करेंगे तो आधे से ज्यादा से मैंने आपको बताया वो पेशेंट बहुत अच्छे से समझ जाएगा, तो उसकी पॉजिटिव थिंकिंग शुरू हो जाएगी। जब पॉजिटिव थिंकिंग शुरू हो जाएगी तो वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस पर भी अच्छे से काम करेगी। तो हमें थोड़ा सा अपने वे ऑफ प्रेजेंटेशन या वे ऑफ जैसे कहते हैं ना कि ट्रीटमेंट, पेशेंट को जैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, तो वो हाँ भी जी, थोड़ा आयुर्वेद के हिसाब पे ही आना पड़ेगा, टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। जी, ठीक है मैम, ठीक है, जी मैम। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। कोई केस के बारे में डिस्कस करना है तो आइए बताइए। हाँ, डॉक्टर परवीन कश्यप जी, आप बोलना चाहते हैं? जी प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, बताइए। सर मेरा एक पेशेंट है सर, उसको मतलब पिछले 10 साल से अगर वो मतलब उसको पहले किडनी स्टोन था सर, लेकिन अब ऐसा है कि सर मतलब उसने पूरे परहेज उसके रखे हैं कि मतलब ना चावल वगैरह या टमाटर वगैरह मतलब जितने भी होते हैं किडनी स्टोन बनाते हैं, लेकिन सर अब जरा सा भी वो कुछ खा ले तो उसको तुरंत किडनी स्टोन बन जाता है सर। तो इसमें सर शोधन करा दीजिए ना, वमन विरेचन से शोधन जी करा देंगे तो बार बार नहीं होगा। जी शोधन सर मैंने उनका करवा दिया, मतलब अब उनका जो मैंने आपको वो आपका जो कॉम्बिनेशन है सैचर आदि का और उसका सरसों का तेल का, उनका वेट कम कर रहे हैं सर शोधन सर करने के बाद। वमन और विरेचन करा दिया ना तो बार बार ये टेंडेंसी नहीं आती है। जी सर। वमन और विरेचन, और फिर ग्रहणी कला को अच्छा कर दीजिए तो नहीं होगा ये। तो सर अब उनको मतलब जो चूना वगैरह है या फिर वो खिला सकते हैं सर, अब मतलब शोधन उनका हो चुका है तो अब शोधन किडनी अगर हो स्टोन। गया है तो सब कुछ खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ग्रहणी को अच्छा करिए, अग्नि को अच्छा करिए तो फिर नहीं होगा। रोगा जी सर्वेपि मंदाग्नो। नहीं, अभी अग्नि सर जो उनकी बहुत अच्छी है सर, वो मतलब खाना अच्छा खा लेते हैं। अच्छा खा लेते हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया ना 3 लेक्चर में, अग्नि जी सर। संदुक्षण, अग्नि धमापन, अग्नि जी स्थिरीकरण, जी सर। तो वो अग्नि स्थिरीकरण अगर रहा, जैसे आपने जी गोक्षुराधिकृत ऐसे दिया, गोक्षुराधिकृत, वरुण अधिकृत, सर। हृद कल्पना में दिया, तो अग्नि अच्छा रहेगा तो वहां पे फिर स्टोन नहीं होगा। ठीक ठीक है। है सर। थैंक यू। जी सर।
मैंने कोक्षुराधिकृत वरुणाधिकृत क्यों बोला, क्योंकि वहां पे वो ऐसा अग्नि विकृत होने के बाद जो मूत्र उत्पत्ति है वहां पे अश्मरी उत्पन्न हो रहा है, इसलिए कोक्षुराधिकृत हो गया, वरुणाधिकृत ये ज्यादा अच्छा काम करेगा, जी सर जी। या महातिक्तकृत। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है बताना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। कृपया शांत मत रहिए। अर्चना, अर्चना मैम आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बता सकते हाँ हैं। सर, हम जब मतलब अन्नम गृहती पचती वेचती मुंजती जो है ना से ये, तो गृहिणी में जब हम अन्न का शोषण भी होता है, पचन भी होता है और सार्किट विभाजन बाद में जो होता है सर, तो आहार रस जब मतलब पूरा उसका एब्सॉर्प्शन होके जब रस धातु पे जाता है वो, और मल का मतलब हम निरण होता है सर, तो जो आहार रस है ना उस पे रस धातु का कार्य होता है, फिर रस धातु अग्नि प्रदीप्त होके रक्त धातु बनता है सर, इसलिए हम ये देते हैं ना सर, रस पाचक रक्त पाचक। लेकिन हाँ। सर जब मल ऐसा चिकल जैसा होता है, आमयुक्त होता है, बिखरा हुआ, वेल फॉर्म नहीं है, तो हम जब रस पाचक लेते हैं ना सर, तो अच्छे से हाँ। वेल फॉर्म होता है सर ये, मल। तो ये कैसे पॉसिबल होता है सर? हमने तो मल का जो निरण है वो पहले से ही मतलब हो गया, और बाद में आहार रस मतलब ये रस धातु के पास गया है, तो रस पाचक तो रस धातु अग्नि पे ही काम कर रहा है, बराबर। तो ये कैसे पॉसिबल है सर? क्या पॉसिबल? वहां पे हमने अग्नि को चेक किया ना, वहां की अग्नि को, नहीं पटोल सर, इंद्रकुट की तिक्त रस। सार्किट विभाजन पहले होता है सर, फिर आहार रस। टारगेट विभाजन हो रहा है, लेकिन वो कितना अच्छे से हो रहा है वो भी तो है ना। मतलब एक जाठराग्नि लेवल से स्थूल पचन हो रहा है, फिर उसके बाद में सूक्ष्म पचन होता है धात्वग्नि लेवल पे, उसके बाद में और सूक्ष्म पचन भूताग्नि लेवल पे। सर फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि ये रस पाचक रक्त पाचक सिर्फ धातु पे काम करते हैं? सर ये तो पूरे जाठराग्नि पे ही काम करते हैं वैसे तो। जाठराग्नि पे भी काम करते हैं, धात्वग्नि पे भी काम करते हैं, हाँ लेकिन सर। उसको हम ज्यादातर वैसा फेमस कर दिया गया है। हाँ सर, हाँ सर, क्योंकि फेमस ना कर आम पाचक वटी वगैरह दिया ना बाद सब बाकी का, तो जी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, इतना रस पाचक रक्त पाचक से मिलता है सर, ऐसे मुझे पेशेंट में ऑब्जर्वेशन में मिला सर। बराबर जी। थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है बताना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। डॉक्टर हनुमंत राय जी कुछ पूछना है तो बताइए। कोई केस पूछना है तो श्वेता मैम घबराइए मत, पूछ सकते हैं। सत्य प्रकाश वर्मा जी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं। विनीता मैम, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कुछ बताइए प्लीज सर। नलिनी मैम कुछ बोलिए आप। गंगवार सर, गंगवार सर आप कुछ बताइए केसेस, आपका तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। विनीता मैम बोलिए। जी प्रणाम सर, प्रणाम से बिलोंग। सर अंजना मैम से केस पूछना था। अंजना मैम आपसे एक केस पूछना चाहती हैं। जी बताइए मैम। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम, बताइए। मैम मेरे पास एक पेशेंट है 29 ईयर की, ओबीज है बहुत, मतलब 85-90 केजी की होगी। तो उसको मतलब शादी को भी अभी 1 ही साल हुआ है। उसको अभी मीनोरेजिया की प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग उसको कहाँ से हुई, उसने पीरियड डिले करने के लिए शादी के टाइम पे मेडिसिन ली। उसके बाद से उसको पीरियड मतलब डिले तो हुए, फिर आए तो रुके नहीं। रुकने के लिए फिर उसने फिर वो लिए हार्मोन पिल्स लिए गायनी को दिखा के। फिर उसके बाद से फिर वो नहीं स्टॉप हुए। मतलब फिर तब से उसका हर महीने क्या होता है कि ब्लीडिंग उसको बहुत एक्सेस होती है, और वो 20-25 दिन तक चलती रहती है, बीच में कुछ ही दिन बंद रहती है, फिर उसके बाद से फिर हो जाती है। उसने उसके लिए ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन फिर उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसको वो भी है, वाइट डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम है मैम, पीसीओडी भी है। और उसकी हिस्ट्री में ये है कि वो खाने में जंक फूड काफी लेती है, और डेली का उसका ये है कोल्ड कॉफी लेती है और चॉकलेट भी लेती है। तो ये सारे हेतु है मैम उसके। एक्चुअली मैम आपने सब बता ही दिया है ना, आपको कार्य करना पड़ेगा पहले तो। उसका पूरा आहार विहार लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है ना ये तो पहले जी उसका मैम। पूरा आपको आहार विहार पे पूरा काम ही करना पड़ेगा, और उसकी डाइट को पूरा प्लान करना पड़ेगा उसको। सबसे पहले बता दीजिए कि आप अपना आलू चावल चीनी एकदम बंद करें, और जो ये एक्स्ट्रा आपने जंक फूड के बारे में बताया वो सब बंद करा दीजिए। और इनको थोड़ा सा जो है ना मेरे हिसाब से एक अल्ट्रासोनोग्राफी भी आपको करा लेना पड़ेगा, और थोड़ा सा HbA1c है ना, वो भी देखना जी मैम। पड़ेगा। क्योंकि ये क्या है, ये एक तरह से ये भी पीसीओडी का ही एक प्रकार होता है। उसमें 2 तरह के केस देखने को मिलते हैं, या तो फिर एमिनोरिया मिलता है, या तो फिर मेनोरेजिया मिलता है, या तो अनार्तम मिलता है, या तो आर्तम वृद्धि मिलती है।
तो कार्य हमारा वही है कि हमें भी यहाँ पे जो मेन कार्य करना होगा वो HP एक्सेस पे करना होगा। तो सबसे पहले उसके लिए हम बताते हैं कि हमें गृहिणी पे कार्य करना होगा। तो जौ का सत्तू यहाँ बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे त्रिफला कषाय है, त्रिफला कषाय बना के या त्रिफला क्वाथ बना दीजिए, और उसमें उस क्वाथ में हम क्या करते हैं, इस समय जौ का सत्तू मिला देते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंगली, और उसमें अगर बहुत होगा तो थोड़ा सा पंचतीर्थ घृत भी आप डाल सकते हैं। मॉर्निंग अवर में आरंगवत चूर्ण के साथ दे दीजिए या निशोध चूर्ण के साथ दे दीजिए, ठीक है मैम। और रात में उनको यही बोलिए कि इसको जो ये जौ है, जौ को भिगो दे पानी में, और वही जौ का पानी दिन भर उनको पिलाइए। बाकी दलिया वगैरह जौ में ग्रीन वेजिटेबल्स मिला के और थोड़ा सा घृत जरूर डलवा दीजिएगा, चाहे वो पंचतीर्थ घृत ही ले ले या फिर सिंपल गाय का घृत लेके खा ले, लेकिन उनको दलिया वगैरह जो है थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। मेरे पास इस तरह के केसेस आते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, वजन भी बहुत जल्दी रेगुलर हो जाता है। और फिर दूसरी बात, जैसे हम लोग कहते हैं कि अभी जैसे इस समय ब्लीडिंग ज्यादा होती है या प्रोलॉन्ग होती है, तो फिर मैं वही सर वाला फॉर्मूला अपनाती हूँ, चंदन वाला लाक्षादी की मैं बस्ती देती हूँ, उसमें बहुत फायदा मिलता है हमको। चंदन वाला लाक्षादी में थोड़ा सा पटोल तिक्त रोहिणी आता है ना, पटोल कटु रोहिणी वाला क्वाथ आता है, वो मिला सकते हैं, थोड़ा सा एरंड मिला सकते हैं, एरंड तेल, और उसकी बस्ती इनको 5, 7, 10 बस्ती तक आप दे दीजिए। और ब्लीडिंग जब इसकी चेक होने लगती है तो फिर नस्से पे ले लीजिए, और फिर सिंपल मात्रा बस्ती जो गृहिणी शुद्धि के लिए, जैसे कि मुनिमादी क्वाथ मिला लिया, थोड़ा सा उसमें शतावरी तेल मिला दिया, थोड़ा सा एरंड तेल मिला दिया, फिर इस तरह की मात्रा बस्ती पे मैं रख देती हूँ। और वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं इसमें बहुत अच्छा काम करा रही हूँ, रिसर्च करा रही हूँ अपने बच्चों से। उसमें मैंने क्या किया है कि वो जो ये कदली का जो पुष्प है, कदली के पुष्प का मैंने पाउडर बनवा के उससे सिद्ध घृत, उसका नस्य दिलाया है पेशेंट में मैंने, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, कभी ट्रेनेक्सा की भी जरूरत मुझे नहीं पड़ती। और फिर उसी का मैंने सिद्ध तेल भी बनवाया है, उसका मैं योनि से योनि पूरण, मतलब जैसे एक तरह से योनि वस्ती करा देते हैं। एक होता है उत्तर वस्ती, और एक होता है कि योनि मार्ग से, वेजाइना मार्ग से हम थोड़ा सा वो वाला तेल उसको रात में या दिन में जब भी पेशेंट रेस्ट कराते हैं 1 घंटे के लिए, और उसमें योनि मार्ग में उसको 10 ml 15 ml पुश कर देते हैं और सैनिटरी पैड लगा देते हैं, तो वो एब्जॉर्ब होता ही होता है ना। तो एक पैसिव एब्जॉर्प्शन है, और एक चीज हमें HP एक्सेस पे काम करना है। मेन में अगर आपका प्रॉपर ओव्यूलेशन होने लगेगा तो ये ब्लीडिंग जो है रेगुलराइज हो जाएगी, और अगर प्रॉपर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ब्लीडिंग, एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग बहुत जबरदस्त पेशेंट को परेशान करती है। तो सबसे पहले उसके डाइट पे, उसके बाद उसका नित्य विरेचन जो पंचतीर्थ घृत वगैरह से जरूर करिए। देन उसके बाद थोड़ा सा, क्योंकि अभी ब्लीडिंग हो रही है, जैसे सर बताते हैं कि हरवा पिष्टी है, बोलभद्र रस है, लाक्षा चूर्ण है, चविकासव है ना, चंद्रमावती है, इस तरह की दीजिए। और जब वो ब्लीडिंग उसकी बंद हो जाए चंदन रक्षादी तेल वगैरह से, तो मुझे लगता है अगर उसको तो इतनी लंबी होती है, आप ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका 5 दिन 7 दिन में ही बंद हो जाएगा। फिर उसको आप पुष्पधर्म रस पे और नित्य विरेचन पे और उसके साथ अभ्रक भस्म वगैरह जो हम ऐड करते हैं, गिलोय सत्व बहुत अच्छा काम करेगा। साथ में यहाँ पे आपको पुनर्नवा भी काम करेगा, पुनर्नवा मंडूर काम करेगा। उस तरह की मेडिसिन दीजिए, चंद्रमावती भी यहाँ एड ऑन करिए। और फिर बस्ती जो मैंने बताया शतावरी तेल की और उसकी बुनिमादी क्वाथ की बस्ती पे रखिए, और रेगुलर उसको समझाइए, डाइट पे बहुत करिए, वजन कम कराइए, ओम का जाप कराइए, थोड़ा सा जो है प्राणायाम कराइए, ब्लीडिंग बंद होने के बाद पेशेंट रिस्पॉन्स देने लगेगा आपको। जी मैम, नस से कौन से तेल का दें मैम? आगे आपके पास अगर कदली वाला नहीं बना पा रही है तो आप मैम ये कदली वाला मैम जैसे कच्चा मार्केट में यहाँ पे मिल जाता है, जो यहाँ पे लोकल मंडी लगती है ना, तो उसका कच्चे से बना सकते हैं घृत, मतलब सिद्ध कर सकते हैं? हाँ, उससे संस्कारित सिद्ध तेल बनाइए, घृत बनाइए, दोनों बना के रख लीजिए। जी मैम। आपको कभी ट्रेनेक्सा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैडम। जी मैम। बहुत ही मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है मैम, करती हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू मैम। जी मैम। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो पूछिए, बताइए। किसी को कुछ पूछना है, बताना है? जागीर सिंह जी कृपया बताइए, कुछ पूछना है, बताना है। जी सर, वो आपको विरेचन के लिए बात की थी सर, विरेचन बटी का। हाँ हाँ मैम, क्या हुआ? सर विरेचन हुआ पेशेंट का, बहुत अच्छा हुआ, एक ही टैबलेट में सफिशिएंट हुआ। और उस दिन अच्छा हुआ, डिस्कशन में पूछ लिए। अभी पत्ती कर 1 चम्मच डाली थी और 1 विरेचन बटी,
उसको क्रश करके और मधु में उसको चाटन करवाई प्रातः काल में, और अभ्यंग स्वेदन करने के बाद फिर बहुत अच्छा उसको 10-12 विरेचन हुआ सर, पानी पानी टाइप गया, फिर झाग जैसे गया, आखिरी में कफांत विरेचन हुआ और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिट है, कोई दिक्कत नहीं, बोला मरोड़ भी नहीं हुआ। नहीं तो ये जो मैं इच्छा भेदी रस देती थी तो उसमें थोड़ा सा पेट में काफी मरोड़ होता था, लेकिन इसमें अच्छा रहा उसका, कोई पत्ती करके साथ दी थी सर। और पेट एक दर्द ही वगैरह टैबलेट हुआ क्या? नहीं हुआ सर, पेट एक ही बार दर्द? थोड़ा, हाँ एक ही बार थोड़ा हुआ उसको, बाकी बोला कि नहीं बहुत इजीली हो गया, मैं बहुत डर रहा था। 2 महीने बाद विरेचन कराया डर डर के, वो बाद में उसको स्किन का प्रॉब्लम था, बहुत पुराना था, और मेडिसिन से काफी, शमन औषधि से ही काफी ठीक था, मृदु विरेचन करा देती थी त्रिवेदी हमसे, बट ये जो क्लासिकल विरेचन कराई इससे उसको बहुत फायदा मिला। और सर परसों मेरा एक वमन है, लड़की है, स्थौल्य है, और थोड़ी मानस में भी उसको प्रॉब्लम है, काफी समय से उसको साइकेट्री का भी ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके बाद तो मेडिसिन छूट गया उसका, अपनी ही दवाइयों में नस्य शिरोधारा इसमें काफी कंट्रोल हो गई, अच्छी स्टडी भी करने लगी। 10th के बाद वो पढ़ ही नहीं पा रही थी, तो 12th भी की और ग्रेजुएशन भी कर ली इसी चिकित्सा के माध्यम से। तो सर कल उसका परसों उसका वमन है, तो फिर वमन में जो मदन फल पिपली है सर, अभी ग्रीष्म काल के अनुसार थोड़ा सा कम दें क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप 1 या 2 चम्मच दे दीजिए, 10 ग्राम से 15 ग्राम तक दे दीजिए। अच्छा सर, मैं 5 ग्राम ही डिसाइड की थी। ठीक है, 5 ग्राम दीजिए, उनका वचा वचा और ये और संधाव इसके साथ में, और टेस्टी मधु दुग्ध के साथ उसको कंठ तक पान कराना, और फिर इसके बाद 5 ग्राम ही मैंने डिसाइड किया है। ठीक है, 5 ग्राम दीजिए। अगर शुद्ध पिपली चूर्ण है मदन जी फल मैं का, खुद बनाई हूँ तो सर फिर 5 उसको, ग्राम शोधित, सफिशिएंट। हाँ शोधित करके लाके मैं खुद ही बनाई हूँ कूट के। फिर ठीक है। जी सर, परसों उसका रिजल्ट बताती हूँ। वमन विरेचन तो बहुत अच्छा हो गया, लोग लेट से कराते हैं, लेकिन अ, ठीक है सर। और एक गॉल ब्लैडर स्टोन की है पेशेंट, 18.8 mm है, फिर मेरे को प्रॉब्लम जा रहा सर, फिर कहीं उसको प्रॉब्लम हुआ और अच्छे से नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाता है, आखिर ऑपरेट करानी ही पड़ेगा, तो लूं कि नहीं लूं सर? ले लीजिए मैम, ले लीजिए, फिर ले देखते लूं? हैं क्या होता है। हाँ, ले हाँ हाँ, लीजिए। अभी मैं त्रिविक्रम रस वगैरह सब मंगवाई हूँ, और जी थोड़ा सा इसका जैतून का तेल भी मंगवाई हूँ, और स्नेह जी पान के लिए भी बोली हूँ उसको। उसको अभी थोड़ा सा कटी में प्रॉब्लम भी है, L4 L3 L4 L5 S1 वर्टिब्रा में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और उसका भी ट्रीटमेंट चला रही हूँ साथ में, और धीरे धीरे इसका विरेचन भी देते जाऊं, कटुका विरेचन देते जाऊं सर, हाँ माइल्ड हाँ, जी थोड़ा थोड़ा देते जाऊं, क्योंकि एकाएक सडनली प्रॉब्लम जाएगा उसको। और बराबर। बल्कि यूट्रस भी है, फाइब्रॉइड भी है, कुछ बचा नहीं है, B12 डेफिशिएंसी भी है, D3 डेफिशिएंसी भी है, और जी 7-8 उसका BHB भी है, तो इसीलिए अभी मैं विरेचन थोड़ा सा डिले की हूँ, थोड़ा सा अभी HB वगैरह बढ़ जाए, और इसके बाद 2-3-4 दिन में इसको टेस्ट करके फिर आपसे एडवाइस लूंगी सर। जी। जी सर, यही सब अभी चल और रहे वो हैं। आपके गुरुजी कैसे हैं मैम? अभी तो डाइट ले रहे हैं सर, थोड़ा थोड़ा डाइट ले रहे हैं। डाइट ले रहे हैं तो अच्छा है। रेस्ट, आपने हाँ क्या रेस्ट, दिया? रेस्ट में ही है, बट डाइट ले रहे हैं। अभी स्नेहन के लिए बोल के आई थी मैं, स्नेहन के लिए त्रिविक्रम दी थी थोड़ा सा, कि उनका पेट मोशन अच्छा हो जाए, और डाइट उनका जो प्राकृतिक वाले चला रहे थे उसी के अकॉर्डिंग डाइट भी ले रहे थे, तो मैंने कहा कि डाइट में अब थोड़ा सा ठंडा जूस वगैरह को अवॉइड करके गरम खिचड़ी, दाल का पानी, ये सारी चीजें चलाने को, तो खिचड़ी सब चला रहे हैं अभी। अभी स्टेबल हो गए हैं सर, अब जैसे टाइम मिले तो करें, मेरा भी यहाँ डिस्टर्ब हो जा रहा है बहुत। वही तो, आपको कितना मेहनत करना पड़ता है मैम। हाँ सर बहुत, और फिर मैं आई तो खुद भी बीमार हो गई, फिर इधर पेशेंट भी, फिर सब पूरा हॉस्पिटल डिस्टर्ब करके रखते हैं ये लोग, स्टाफ लोग, अपने अनुसार नहीं रहने भी काम नहीं होता अच्छे से। आपका ऑर्डर भी देना है सर, नशे का मेडिसिन खत्म हो गया, मेरा नशे तो बहुत बड़ा सहारा है। जी सर, थैंक यू सर आपका। ठीक है, थैंक यू मैम। देखिए मनीषा मैम कितना मेहनत करते हैं, कितना मेहनत करते हैं।
इसलिए तो सफल रहती हैं हर समय और कोशिश करते रहती हैं मनीषा मैम। बहुत अच्छा लगता है मनीषा मैम छत्तीसगढ़ में इतना अच्छा मेहनत करके आगे बढ़ रही हैं सर और इनका ये तपस्या है। जी 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 सर। सर आपका मार्गदर्शन भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, एकदम आप तो फुलफिल सब कुछ दे देते हैं सर। आपका थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को थैंक यू मैम। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, नहीं तो हम सेशन बंद करते हैं, एंड करते हैं, टाइम हो गया है। अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को। प्रणाम। प्रणाम सर, गुड नाइट। गुड नाइट।